नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस शैक्षिक अभियान को गतिशीलता प्रदान करने के लिए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में। भारतीय न्याय संहिता पर बात करने के पूर्व आइए हम चलते हैं प्राचीन भारत की उस न्यायिक प्रणाली के मूल सिद्धांतों की। प्राचीन भारत की न्यायिक व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ थी। प्राचीन भारत में राजाओं के लिए यह अपेक्षा की जाती थी कि वो बिना किसी लगाव और पूर्वाग्रह के न्याय करेंगे। वस्तुतः प्राचीन भारत में न्याय सत्य की खोज थी। हमारी न्यायिक व्यवस्था सत्य पर आधारित होती थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, उसमें तो साफ कहा गया है कि यदि किसी राजा के राज्य में प्रजा खुश नहीं है, उसे न्याय नहीं मिलता है, तो राजा को राजा होने का अधिकार नहीं है। राजा के निरंकुश होने पर एक तरह से प्रतिबंध था। तो चाहे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे मनु की बात करें, चाहे याज्ञवल्क्य की बात करें, चाहे कात्यायन की बात करें, इन सभी ने राजाओं के लिए न्यायिक सिद्धांत तय किए थे। रामायण और महाभारत काल में भी राजा निरंकुश नहीं होते थे। उन पर भी किसी प्रकार के कानूनों का बंधन था, या यूं कहूं कि जो उस समय के प्रभु थे, भगवान थे, वे भी कानूनों के ऊपर नहीं थे और उन्हें भी अपनी ईमानदारी या सत्यनिष्ठा या प्रामाणिकता का उदाहरण पेश करना पड़ता था। कालांतर में राजाओं के राजकार्य की व्यस्तता के कारण ऐसे व्यक्तियों को न्याय करने का दायित्व दिया गया जो बौद्धिक दृष्टि से सशक्त हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, सत्यनिष्ठ हैं। उन्हें न्याय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो समय था जब सत्य की खोज करने के लिए गवाह की गवाही बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। हमारे शास्त्रों में यहां तक लिखा गया है कि झूठी गवाही देना जघन्य अपराध है, पाप है। इसलिए गवाही भी सत्य हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता था। तत्कालीन दौर में जो न्यायिक व्यवस्था थी वो एक तरह से पारिवारिक व्यवस्था से, क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे और वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था, संयुक्त परिवार से राजा का दरबार, जो सबसे बड़ी अदालत थी, राजा का दरबार, वहां तक की उस समय की व्यवस्था थी। फिर बाद में मध्यकाल और आधुनिक काल का दौर आया। उस दौर में न्यायिक व्यवस्था अपने समय के अनुरूप परिवर्तित होती रही। आज की न्यायिक व्यवस्था की यदि हम बात करें तो ग्राम अदालतों से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक की जो पूरी व्यवस्था है, उसके प्रारंभिक बिंदु हम प्राचीन भारत की उस न्यायिक व्यवस्था में देख सकते हैं। भारत में पहला न्यायिक आयोग गठित किया गया वर्ष 1834 में, तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के दौरान मेकाले की अध्यक्षता में। उस आयोग ने जो सिफारिशें दी, उन सिफारिशों की में एक जो प्रमुख सिफारिश थी वो क्रियान्वित होती है वर्ष 1860 में, जिसे हम आईपीसी, इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता के रूप में जानते हैं। भारतीय दंड संहिता मुख्य रूप से मानव शरीर पर हमला, संपत्ति के खिलाफ अपराध, सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और शालीनता की रक्षा, मानहानि और राज्य के खिलाफ अपराध मुख्य रूप से इनसे संबंधित होते थे। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान मूल रूप से औपनिवेशिक काल की देन है और वह तत्कालीन सरकार की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों और विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता रहा। वर्ष 2023 में एक पहल की गई।
जब संसद में 3 विधेयक प्रस्तुत किए गए और ये विधेयक थे भारतीय न्याय व्यवस्था, जिसने भारतीय दंड संहिता 1860 को रिप्लेस किया, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रिप्लेस किया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय और 511 धाराएं थीं। भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। वस्तुतः इस परिवर्तन के पीछे यह भी ध्यान रखा गया था कि जो अनावश्यक कानून हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए। औपनिवेशिक काल में बने कानूनों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में आम जनता के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि त्वरित न्याय की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार इसमें सामुदायिक सेवा की अवधारणा को भी जोड़ा गया और सामुदायिक सेवा क्या है इसे भी स्पष्ट किया गया है। वस्तुतः छोटे छोटे अपराधों जिसमें सजा की अवधि कम है, वहां सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया। भारतीय न्याय संहिता की 33 धाराओं में दंड को बढ़ा दिया गया, 83 धाराओं में जुर्माने को बढ़ा दिया गया और 23 धाराओं में न्यूनतम जुर्माने की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए उसमें वृद्धि की गई। पहली बार बालक और उभयलिंगी को परिभाषित किया गया। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह का प्रावधान हटा दिया गया। इसके स्थान पर एक नई धारा 152 जोड़ी गई, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ किया गया किसी भी प्रकार का कृत्य आपराधिक श्रेणी में माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता ने क्रूरता को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध, शोषण या पोर्नोग्राफी की दृष्टि से किसी बालक को नियुक्त करता है, संलग्न करता है, उसका उपयोग करता है, तो इसे भी एक दंडनीय अपराध बनाया गया। इसी प्रकार मॉब लिंचिंग के कारण किसी भी वंश, धर्म, नस्ल के व्यक्ति की हत्या करना भी नई व्यवस्था के तहत अपराध माना गया है और इस अपराध के कारण मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास तक का प्रावधान भी किया गया है। नए अधिनियम में संगठित अपराध और आपराधिक गतिविधियों के लिए, आपराधिक क्रियाकलापों के लिए 3 नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। सीना झपटी से संबंधित झपटमारी के लिए भी एक धारा जोड़ी गई है। यह संहिता लिंग निरपेक्ष या लिंग तटस्थ है। महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। इसके माध्यम से यह भी कोशिश की गई है कि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले। हमारी न्यायिक व्यवस्था में हिंदी का पहली बार प्रयोग इस न्याय संहिता में किया गया है। 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले मामलों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य की गई है। EFIR की सुविधा भी दी गई है। अभी तक की व्यवस्था के तहत जिस क्षेत्र में अपराध घटित हुआ है, उसी क्षेत्र में स्थित थाने पर हमें FIR दर्ज करानी पड़ती थी। अब EFIR किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है और संबंधित थानाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह उस FIR को 15 दिन के अंदर अंदर संबंधित थाने में पहुंचा दे। 0 FIR निश्चय ही भारतीय न्याय संहिता का एक प्रमुख पक्ष है। देश के लगभग 25 लाख पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का प्रतिफलन है। भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधान देश की 22 लॉ यूनिवर्सिटीज
विधि विशेषज्ञ, विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट, लोकसभा राज्यसभा के सांसद, विधानसभाओं के विधायक, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आदि की समय समय पर हुई बैठकों और उनकी सिफारिशों, निर्णयों के अनुरूप इसे तैयार किया गया है। इस प्रकार एक व्यापक विचार विमर्श के बाद भारतीय न्याय संहिता का निर्माण किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जिस तरह से बदलाव किया गया है, यह आने वाले समय में भारत की न्याय व्यवस्था में मील के पत्थर साबित होंगे। प्रयास किया गया है कि समकालीन आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप कानूनों में व्यापक बदलाव किया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें भी दस्तावेजों में शामिल किया गया है। ई सम्मन भेजने की व्यवस्था की गई है। तो एक प्रकार से बदलती हुई इस तकनीक के साथ भी हमारी इस व्यवस्था को जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता आने वाले समय में पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिला पाएगी, यही उम्मीद है और आवश्यकता है। हमारी पुलिस के साथ साथ आम आदमी को भी इन कानूनों के बारे में, इसके प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए, जिसके लिए समय समय पर कार्यशालाएं हों, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में तेजी के साथ बदलाव करते हुए इन कानूनों को जोड़ा जाए। मीडिया के माध्यम से इसके बारे में अधिक सजग और सतर्क किया जाए। हम यह भी देख रहे हैं कि अब घटित होने वाले अपराधों के संदर्भ में जो एफआईआर दर्ज हो रही है, उनकी खबरें देते समय मीडिया कर्मी यह भी ध्यान रख रहे हैं और आम पाठक को, दर्शक को ये बता रहे हैं कि इन कानूनों के तहत अभियुक्त पर अभियोग सिद्ध होने पर किस तरह की सजाएं हो सकती हैं और पहले की क्या व्यवस्था थी। यह सारी जानकारियां हमें इस कानून, इन अधिनियमों के प्रावधानों के बारे में सजग और सतर्क बनाएंगी। विश्वास है हम हमारे देश की इस न्यायिक व्यवस्था की संवेदनशीलता को समझते हुए इसे गहराई से विश्लेषित करेंगे और भविष्य में हमारी इस न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपनी ओर से भी सहयोग देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।